नमस्कार दोस्तों। अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो भी सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने मिल रहे हैं। तो हम ऐसे 7 सेट सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस के। तो आज हम अपना 8वां सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। मतलब इस आर्टिकल के अंतर्गत ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास विक्रम सिंह, चित्रा बनर्जी या फिर शशि थरूर या अरविंद एडिगा। तो द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? वो है शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन उपन्यास से नोवेल लिखा गया था। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1989 में। इसमें क्या था, शशि थरूर ने जो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो लिखा था ना 1979 में लिखा था। तो इसमें क्या था, बहुत सारे मतलब महाभारत और भारत के जो कुछ आजादी के समय के कुछ लेख उसमें लिखे गए थे। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा था? शशि थरूर ने 1979 में। और ये थोड़ा सा क्या है, महाभारत से रिलेटेड है और भारत के जो आजादी के जो शुरू के दशक थे उनके बारे में इस उपन्यास में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? भांड पाथेर आपको दिख रहा है, इस तरह का एक नृत्य होता है। तो ये कहाँ का जो है ना, किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है हमारे पास गोवा, हरियाणा, सिक्किम या कश्मीर। तो जो भांड पाथेर जो नृत्य है वो कश्मीर का नृत्य है। हम देख पा रहे हैं जो पहनावा जो है वो कहाँ का है, ये कश्मीर का है। तो ये भांड पाथेर जो नृत्य होता है ये वहां की जीवन शैली को दर्शाता है। इस नृत्य के द्वारा वहां की जीवन शैली, वहां की कुछ कुरीतियां, कुछ वहां की जो भी बुराइयां हैं, मतलब एक नृत्य के जरिए, एक नाटक के जरिए वो सारी चीजें इसमें दर्शाई जाती है। मतलब वहां का जो करंट का जो चल रहा है, जैसे हम करंट की जानकारी के पेपर पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नाट्य होता है, एक नृत्य के द्वारा वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें समझाते हैं। आ गया समझ में? तो कश्मीर का जो नृत्य जो है वो कौन सा है? भांड पाथेर, जो जीवन शैली को दर्शाता है। कश्मीर में और सारे भी कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं जो हमसे वहां से पूछे जाते हैं। एक नृत्य है वहां का कूद नृत्य। कूद नृत्य भी कहाँ पे किया जाता है? कश्मीर राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कश्मीर राज्य में किया जाता है। यहाँ पे एक और कौन सा है? दुम्हाल। दुम्हाल नृत्य भी कश्मीर का है। और एक है दौफ बच्चा, ये नृत्य भी कहाँ का है? ये भी कश्मीर के ही। ये सारे अलग अलग नृत्य है। एक ये भांड पाथेर है, एक भांड जश्न भी होता है। भांड जश्न भी कश्मीर में ही किया जाता है। एक हाफिजा नृत्य भी है, हाफिजा नृत्य। ये सारे जो नृत्य हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं? कश्मीर में किए जाते हैं। भांड पाथेर वहाँ की जीवन शैली को दर्शाता है। और नृत्य हमने काफी सारे देखे, एक भांड से रिलेटेड क्या है, भांड पाथेर, एक भांड जश्न, दुम्हाल, कूद, हाफिज नृत्य या फिर दौफ बच्चा, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे कश्मीर के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे और ताजे व खारे जल का सम्मिलित होता है? मतलब हमसे पूछा गया है कि जहां ऐसी जगह को क्या कहते हैं जहां पे मीठे और खारा जल जो
मिक्स होता है। तो मीठा जल कहाँ पे हमें देखने मिलता है? वो मिलता है नदियों में। तो खारा जल कहाँ पे होता है? तो खारा जल होता है हमारा समुद्र में। तो ऐसा क्षेत्र, ये जो है ना, ये नदी है। ये नदी में जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा? नदी बाहर से होते हुए आएगा, बारिश का पानी। तो ये कैसा होता है? ये होता है मीठा पानी। और जाके ये समुद्र में मिलेगा। तो ये पानी समुद्र का कैसा है? समुद्र का है खारा पानी। तो वही हमसे पूछा गया है कि जहाँ पे नदी और समुद्र का मिलन होता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास तंग घाटी या नेहरू वैली, द्वीप समूह, बलन, या फिर ज्वार नदमुख। तो जब नदी और समुद्र ये मिलन होता है, मतलब खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख हम बोलते हैं। नदी का मुख होता है, मतलब जो समुद्र में मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नदमुख बोलते हैं। और द्वीप समूह क्या होते हैं? ऐसे ऐसी जगह होती है जहां पे मान लो ये एक टापू टाइप का है, उसके चारों ओर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और ये एक और टापू, ये एक और टापू। अगर सिंगल टापू है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और ये बहुत सारे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं द्वीप समूह। जैसे हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वो क्या है? समुद्र के बीचों बीच एक टापू है जहाँ पे लोग रहते हैं, काफी सारी जगह होती है, लेकिन चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से घिरा होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत, मौद्रिक से मतलब क्या है? मनी से रिलेटेड कोई सिद्धांत है, मतलब मुद्रा से रिलेटेड कोई सिद्धांत है। तो मौद्रिक सिद्धांत, कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि जो बुरी मुद्रा है वो क्या करती है? अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ऑप्शन है हमारे पास पेरेटो दक्षता, या फिर गुणक प्रभाव, या मार्शल का सीजर्स विश्लेषण, या ग्रेशम का नियम। तो ये जो नियम, जो ये लॉ है, वो किसका है? ग्रेशम का नियम है। इन्होंने क्या कहा था? जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा से मतलब है अगर बुरे लोगों के पास पैसा आ जाए, इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि अगर बुरे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए ना, तो वो अच्छे लोगों को मार्केट से बाहर निकाल देंगे। मतलब अच्छी मुद्रा कैसी हो जाएगी? चलन से बाहर हो जाएगी। तो इन्होंने एक उदाहरण के जरिए समझाया था कि अगर मार्केट में बुरे लोग जो है वो अपने हाथ फैला लें, तो अच्छे लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये कौन सा नियम है? ये ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम के नियम के आधार पर क्या कहा गया? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बीच में नहीं लिखा रहता है और हम नहीं को ध्यान ही नहीं देते, नहीं को हम निग्लेक्ट करके चलते हैं। हम ये पढ़ लेते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है, तो पहला ऑप्शन ही दे देते हैं जो प्राकृतिक, और हमको लगा के जाते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहीं छोटा सा पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो पूरे क्वेश्चन को ही बदल दे। तो हमसे पूछा गया है कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास टेरिलीन, ऊन, फ्लेक्स, या जूट। तो जो टेरिलीन जो है, टेरिलीन कैसा फाइबर है? ये एक सिंथेटिक फाइबर है। कैसा फाइबर है? ये एक सिंथेटिक फाइबर है। ऊन कैसा फाइबर है? ऊन हमें एनिमल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एनिमल, भेड़ से हमें ऊन मिलता है। फ्लेक्स कहाँ से मिलता है? तो फ्लेक्स हमें पौधों से मिलता है। फ्लेक्स सीड सुना है? फ्लेक्स अलसी, तो उसी से जो रेशा मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स। तो जूट कैसा होता है? जूट एक तना होता है, तने के ऊपर जो रेशा पाया जाता है ना, तो जूट के जैसे बोरे बनाए जाते हैं। तो ये सारे कैसे हो गए? ये सारे नेचुरल है, मतलब ऊन एनिमल से प्राप्त हो रहा है, ये दोनों पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन कैसा होता है? ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि टेरेफ्थिलिक एसिड द्वारा बनाया जाता है। टेरेफ्थिलिक एसिड द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा जो प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है? टेरिलीन है। उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कपड़े बनाने में, कंबल बनाने में, और जो कालीन बनती है उसको बनाने में किया जाता है। क्योंकि आजकल नेचुरल चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और हम सिंथेटिक चीजें यूज करते जा रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कौन सा है?
टेरिलीन है जो कपड़े, कंबल या फिर कालीन बनाने में काम आता है। और ये सारे जो हैं ये सारे नेचुरल फाइबर है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। बांस से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। बांस भी किस में आता है, फाइबर में आ जाता है। और कौन से आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेशम, रेशम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है जो कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, कीड़ों से प्राप्त होता है। तो ये रेशम भी कैसा है, एक नेचुरल फाइबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अगर हम देखते हैं तो जलवायु क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कृषि जलवायु क्षेत्र। तो जलवायु क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वो किस आधार पे बनाए जाते हैं, तो जलवायु क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं किस आधार पे, वहां की भूमि कैसी है, भूमि, वहां की जलवायु मतलब वहां पे बारिश कैसी हो रही है, भूमि, जलवायु, वहां का तापमान और हवा की दशाएं, हवा की दशा, इस आधार पर क्या होता है, कुछ जलवायु क्षेत्र बनाए जाते हैं। मतलब ये दशाएं अगर जहाँ पे सेम होगी तो उस एरिया को क्या बना दिया जाएगा, मतलब एक सेम जलवायु क्षेत्र दे दिया जाएगा कि ये जलवायु क्षेत्र की कुछ दशाएं क्या है, समान है। मतलब हवा की दशा कैसी है, वहां की भूमि कैसी है, जलवायु कैसी है, और तापमान और बारिश वगैरह कैसी हो रही है, इस आधार पर वहां पे क्या बनाए जाते हैं, जलवायु क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन है हमारे पास 30, 15, 14, 30, 15, 10 या 20। तो भारत में जो है ना 15 जलवायु क्षेत्र है। कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 15, जिसमें से 14 जो है ना कहाँ पे है, फिक्स भारत में है, और 15वां जो है वो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और जो बांग्लादेश में भी आता है। तो 14 जो है वो भारत में है, 15वां जो है वो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश को मिला के 15वां जलवायु क्षेत्र बनाया जाता है। आगे समझ में, भारत की योजना आयोग के अनुसार, हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है आईसीआर के अनुसार, तो आईसीआर के अनुसार ये संख्या अलग होती है, जलवायु क्षेत्र अलग होते हैं, और इकोलॉजिकल जोन ये अलग चीज। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे पूछा गया कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो वो कितने हैं, 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था। नवीनतम युद्ध से यहां से हमसे ये नहीं पूछा गया कि नया युद्ध कौन सा था, मतलब नवीनतम से मतलब है हमारा बाकी युद्ध से कुछ इसमें अलग था। मतलब अकबर ने काफी सारे युद्ध लड़े, लेकिन ये वाला जो युद्ध था वो थोड़ा सा अलग था। तो कौन सा युद्ध था, ऑप्शन है हमारे पास तुकाराम की लड़ाई, हल्दी घाटी, या फिर थानेसर, या फिर पानी की द्वितीय लड़ाई। ये पानीपत से है, पानी नहीं है ये, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो अकबर का जो है ना हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अकबर के लिए कैसा था, नवीनतम था। नवीनतम मतलब उसने पहली बार नहीं लड़ा था, बाकी सारे युद्ध से जो है ना ये वाला युद्ध थोड़ा सा अलग था। और ये कब लड़ा गया था, तो ये 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था, 1576 में। तो किस किस के बीच लड़ा गया था, तो अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना को कौन लीड कर रहे थे, कौन सेनापति थे, वहां पे थे मानसिंह थे, मानसिंह थे, और इधर पे थे महाराणा। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, वो 1576 में हुआ था, और ये बाकी युद्ध से काफी अलग था। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता है वो किस चीज से संबंधित है, ऑप्शन है वन्य जीव, रामसर स्थल, ओजोन लेयर, या फिर विश्व धरोहर स्थल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है, ये है
ओजोन लेयर से संबंधित। इस समझौते में क्या किया गया, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी चीजें हैं उसके उत्पादन पर सभी देश मिलकर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, क्योंकि ओजोन लेयर से किसी एक देश को नुकसान नहीं होता, पूरे विश्व को, पूरी भारत को या पूरे पृथ्वी को नुकसान होता है। तो क्या किया गया, एक समझौता किया गया जिसमें क्या कहा गया कि जो ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको हम कम से कम उत्पादन करेंगे। और ये कब किया गया था, ये समझौता हुआ था 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसमें ओजोन लेयर को खत्म करने वाले, तो ओजोन लेयर को खत्म कौन करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, क्लोरोफ्लोरो गैस, या फिर अगर पदार्थ हमसे पूछा जाता है तो हम बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन ये एक ऐसा पदार्थ है जो ओजोन को बहुत जल्दी खत्म करता है। तो ऐसे पदार्थ के उत्पादन पर रोक, मतलब कम से कम नियंत्रित किया जाए, मतलब ज्यादा ओजोन को नुकसान ना हो, तो वो समझौता किया गया था 1987। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। बी आर अम्बेडकर की पुस्तक का नाम हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, या फिर न्यू इकोनॉमिक बेस ऑफ इंडिया, या फिर एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर सावित्री। तो जो अम्बेडकर ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर कभी कभी हिंदी में इससे हमसे पूछे एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो हिंदी में भी हमसे पूछ लेते हैं कि जाति का विनाश, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसी को हिंदी में हम बोलते हैं जाति का विनाश। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है। एक कोशिकांग हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रसोई घर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। और रसोई में क्या होता है, रसोई में भोजन बनता है, भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमसे यही पूछा गया है, बिजली घर भी किस लिए होते हैं भाई, ऊर्जा उत्पादन के लिए ही तो बिजली घर होते हैं। तो किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भोजन के जो जटिल पदार्थ में होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं ना, उसको सरल भागों में तोड़कर उसको पचा दिया जाता है, और किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। तो बिजली घर कौन सा है, बिजली घर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रसोई घर भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वशासी कोशिका उपांग, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, सेपरेट डीएनए होता है। इसमें एक और क्या दिख रहा है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी क्या करता है, परिवहन का काम करता है, या फिर ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या है, प्लास्टिड कई तरह के होते हैं, प्लास्टिड 3-4 तरह के होते हैं। तो पौधों में जो कलर होते हैं, हम देखते हैं कि फूल कैसे होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, हर तरह के होते हैं। और पत्तियां कैसी होती हैं, कुछ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं, कुछ पौधों की हमें लाल भी देखने मिलती है। तो वो प्लास्टिड के कारण होती है, क्योंकि इसी के अंदर कैसे होते हैं, कुछ प्लास्टिड के टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, वर्णक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, वर्णक का, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग और फूलों का रंग डिसाइड होता है। तो बिजली घर क्या है, बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा। श्रव्य सीमा मतलब क्या कह रहे हैं जी, सुनने की क्षमता। मनुष्य मतलब किस रेंज की जो है ना ध्वनि सुन सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो
ये जो है इसका आंसर होता है डायरेक्ट डी है, क्योंकि मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब इससे ज्यादा अगर ध्वनि होगी तो मनुष्य, इससे कम होगी तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, उसको आवाज ही नहीं आएगी। और अगर इससे ज्यादा हो गई तो मनुष्य को क्या है, ये नुकसानदायक हो जाएगी, उसके कान फटने की स्थिति आ जाएगी, उसके दिमाग को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य सुन सकता है, और इससे कम अगर आवाज होगी तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा। लेकिन चमगादड़ जो होता है ना, वो इससे कम भी सुन लेता है, इधर से ज्यादा को भी सुन सकता है। चमगादड़ की ये क्षमता होती है। चमगादड़ जो है ना, अल्ट्रासोनिक जो रेज होती है, अल्ट्रासोनिक रेस को भी सुन सकता है। मतलब चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, मनुष्यों से तो कई गुना ज्यादा होती है। तो अल्ट्रासोनिक रेस को हम नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ सुन सकता है। मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है? केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इससे कम हो गई तो नहीं सुन पाएंगे, इससे अगर बहुत ज्यादा हो गई, अगर 30,000 से ज्यादा की स्थिति आ गई तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, और फिर हम कभी भी नहीं सुन पाएंगे। अगर इससे ज्यादा की स्थिति बन जाती है तो भविष्य में भी हम इस चीज को नहीं सुन पाएंगे। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य केवल सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत देर बाद सुनाई देती है। जब बारिश में हम देखते हैं कि बिजली चमक रही है तो लाइट पहले आ जाती है और गड़गड़ाने की आवाज बाद में आती है। इसका हमसे कारण पूछा गया है, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कैसी होती है? कम होती है। प्रकाश की गति कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा तेज होती है, कि हम देखते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? बस मात्र 1.3 मिनट ही लगते हैं। और चंद्रमा से कितना लगता है? चंद्रमा से लगता है 1.3 सेकेंड। तो मतलब लाइट की स्पीड कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। लगभग कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के समथिंग इसकी ध्वनि होती है। तो इसकी कितनी होती है? आवाज की कितनी होती है? आवाज की थोड़ी सी कम होती है, तो वो होती है लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। 343 मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है? ध्वनि की होती है। तो प्रकाश की गति कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए बारिश में जब बादल गड़गड़ाते हैं तो हमारे पास लाइट पहले आ जाती है और उसके बाद बहुत तेज आवाज आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ मेला कहाँ पे नहीं लगता है? हमसे ये नहीं पूछा गया कहाँ लगता है तो हम तुरंत प्रयागराज देख के टिक करके आ जाए। हमसे पूछा गया है कहाँ पे नहीं लगता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रयागराज, तो यहाँ तो मेला लगता है। और कुंभ का मेला कब लगता है? तो ये 12 साल में लगता है कुंभ का मेला। और कहाँ लगता है? उज्जैन। तो उज्जैन का कुंभ का मेला तो बहुत ही फेमस है, मध्य प्रदेश में ये बहुत ही फेमस मेला होता है, उज्जैन का कुंभ का मेला। तीसरा ऑप्शन है पुरी, और चौथा है हरिद्वार। तो जो पुरी है, पुरी कहाँ पे है? पुरी से मतलब जगन्नाथपुरी से है। कहाँ से मतलब है इसका? इसका मतलब है जगन्नाथपुरी से। तो जगन्नाथपुरी में जो है वो कुंभ का मेला नहीं लगता है। बाकी प्रयागराज, उज्जैन और फिर हरिद्वार में यहाँ पे मेला लगता है। और हमसे पूछा जाए कि कहाँ कितनी जगह लगता है, तो ये लगता है 4 जगह। कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है। चौथी इसमें नहीं है, चौथी अपन लिख देते हैं इसमें। तो वो लगता है नासिक। नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। और ये सब जो जहां जहां भी ये मेला लगता है वहां पे सब पवित्र नदियां हैं, पवित्र नदियों के किनारे ये मेला लगता है। उज्जैन में, उज्जैन का जो मेला है मध्य प्रदेश का सबसे फेमस मेला है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और पुरी में कुंभ का मेला नहीं लगता, वहां पे जगन्नाथपुरी की जो है स्थापना है, तो वहां पे जगदीश वाला मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है? आईपीसी में कई सारी धाराएं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए ना तो इसमें केवल 5 धाराएं हैं जो कि आईपीसी के अंतर्गत आती है। मतलब भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत 5 आती हैं जो काफी खतरनाक सजाएं होती हैं। जिसमें पहली सजा है, सजाए मौत दी जाती है।
तो आईपीसी में पहली जो मुख्य धारा जो रहती है वो कौन सी है? मृत्यु है। दूसरी कौन सी है जो इसी के समान है? वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है कुछ समय के लिए कठोर जेल। मतलब आजीवन नहीं दिया जाता, कुछ समय के लिए दिए जाते हैं साधारण या कठोर जेल। तीसरी है वो है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती मतलब अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और लास्ट इसमें क्या है? संपत्ति की जब्ती के बाद क्या करते हैं? इसमें उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है, एक आर्थिक दंड। जो भारत की जो दंड आचार दंड संहिता है उसमें क्या करते हैं? बहुत कम जुर्माना होता है, ये जुर्माना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये वाला ज्यादा होता है जिसमें इंसान की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। तो पहली सबसे खतरनाक आईपीसी के अंतर्गत सजा कौन सी है? मौत है। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? 5 है।